Hello everyone, welcome to Study IQ. I am Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर ऑफ अक्टूबर मंथ. अक्टूबर मंथ में जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. दिस इज पार्ट 1 फ्रॉम अक्टूबर करंट अफेयर्स. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग हैज द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड. कितने समय तक के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है उसको एक्सटेंड किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं 31 मार्च 2022, 31 5 2022, 31 7 2022 एंड 31 8 2022. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, 31 मार्च 2022, राइट. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम. तो ये स्कीम पहली बात क्या है, this particular scheme, emergency credit line guarantee scheme, this was launched as part of, इसको लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर अभियान पैकेज के अंडर में. इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था कब, 2020 मई में, राइट. और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि कोविड-19 द्वारा जो इकोनॉमिक डिसरप्शन आया है उसका इम्पैक्ट हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हर सेक्शन ऑफ इकोनॉमी पे देखा गया है, राइट. जो भी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन्स लगे थे उसका इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, पर्टिकुलरली MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे उन कोविड लेड लॉकडाउन्स का इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर था. तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी. तो यहाँ पर जो है कोलेटरल फ्री, आपको कोई गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी, राइट. कोलेटरल फ्री लोन्स जो हैं, और इनकी गारंटी कौन लेगा, इनकी गारंटी सरकार लेगी. फुल्ली गारंटीड कोलेटरल फ्री लोन या फिर कोलेटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा. किसको दिया जाएगा, एडिशनल क्रेडिट विल बी गिवन टू MSMEs, बिजनेस एंटरप्राइज, राइट. उसके अलावा कुछ मुद्रा बोरोवर्स हैं उनको ये लोन दिया जाएगा, राइट. एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम में हमने ये बात की कि ये स्कीम फुल्ली गारंटीड है. तो यहाँ पे गारंटी कौन लेता है, गारंटी लेते हैं आपकी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, NCGTC. ये पूरी गारंटी लेती है आपकी 100% जो भी आप लोन अमाउंट लेंगे. उसके अलावा यहाँ पर जो आपके लोन्स आपको जो देगा वो कौन देगा, लोन्स देती है आपकी बैंक्स या फिर NBFC. तो ये जो स्कीम है इसको दोबारा लॉकडाउन लग गया था, सेकेंड लॉकडाउन, तो इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31 मार्च 2022. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ने करीब 1.15 करोड़ तक की रिलीफ दी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एंड बिजनेस सिंस इट्स लॉन्च. एंड इट हैज़ हेल्प्ड टू एलिजिबल बोरोवर्स, जो भी एलिजिबल बोरोवर्स हैं वो अपनी ऑपरेशनल लायबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं, राइट, एंड रीस्टार्ट देयर बिजनेस इन द वेक ऑफ डिसरप्शंस कॉज्ड बाय कोविड-19. कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा जो है लोगों के बिजनेस जो है दैट गॉट डिसरप्टेड. तो उसकी वजह से उसको उन बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है, right. So government is also receiving demands from different sectors, from various industry bodies कि उनको भी इस स्कीम के अंडर में फायदा मिले, right. So with a view to support various businesses affected by the second wave of COVID-19, यहाँ इस स्कीम को 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है. अगला क्वेश्चन है, up to which classes children of government aided schools have been covered under national PM nutrition scheme. यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं कक्षा 1 से 6, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10 एंड कक्षा 1 से 12. यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कक्षा 1 से 8 तक, राइट. तो अगर हम इस स्कीम की बात करें, ये जो स्कीम है PM पोषण योजना, राइट, PM न्यूट्रिशन स्कीम,
पीएम न्यूट्रिशन स्कीम, राइट। तो इस स्कीम में क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों को पोषण, जो न्यूट्रिशन है, जो मील है उनकी, वो उनको प्रोवाइड की जाएगी इन ऑल द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। तो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर कौन करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो इस कमेटी ने अप्रूव किया है 54,061 करोड़ रुपए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 31,733 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट, राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशंस देंगे। यानी कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से आएगा। किस लिए आएगा? ताकि न्यूट्रिशन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम क्लास 1 to 8 उनको मील इन ऑल द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में प्रोवाइड किया जा सके। सो टोटल बजट है यहाँ पर इस स्कीम के अंडर में 1,30,794 करोड़ रुपए, राइट। ये टोटल बजट है। एंड ये स्कीम कब तक के लिए है? ये स्कीम है 2021 से लेके 2025-26 तक। 2021-22 में लॉन्च हुई है, 2025-26 तक ये स्कीम चलेगी। इस स्कीम के अंडर में कुक्ड हॉट मील्स यानी कि पका हुआ खाना that will be provided to students in all the government and government aided school, right। तो इस स्कीम का पुराना नाम था मिड डे मील स्कीम। सो अब ये इस स्कीम को हम पीएम न्यूट्रिशन स्कीम के नाम से जानते हैं। तो इस स्कीम के अगर हम और फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्कीम में न्यूट्रिशनल गार्डन्स बनाए जाएंगे। उन न्यूट्रिशनल गार्डन्स में जो एडिशनल न्यूट्रिशन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। उसके अलावा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कहाँ दिया जाएगा? जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट, वहाँ पर स्टूडेंट्स दे आर पर्टिकुलरली सफरिंग फ्रॉम सेवरल डिजीजेस, फ्रॉम सेवरल माल न्यूट्रिशन, सो अनेमिया की प्रॉब्लम है, राइट। तो वहाँ पर जो भी न्यूट्रिशन है, फोर्टिफाइड फूड है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। इसके साथ साथ अभी तक केंद्र सरकार सिर्फ पैसा जो है वो प्रोवाइड करती थी फॉर व्हीट, राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। बट अब अगर कोई राज्य सरकार अलग से बच्चों को कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहती है, दूध प्रोवाइड करना चाहती है, अंडे प्रोवाइड करना चाहती है, तो यहाँ पर अब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब केंद्र सरकार उसके लिए भी पैसा जो है वो देगी, राइट। उसके अलावा यहाँ पे तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट है। तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, राइट। यहाँ पर लोग जो हैं दे प्रोवाइड स्पेशल फूड टू द चिल्ड्रन, राइट। कुछ त्योहार पड़ता है या कोई स्पेशल ओकेजन है तो पीपल फ्रॉम ऑफ द एरिया दे एक्चुअली कुक फूड एंड प्रोवाइड इट टू द स्टूडेंट्स, राइट। उसके अलावा इस स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, राइट। तो जो भी पैसा होगा वो सरकार से, स्टेट से डायरेक्टली स्कूल्स को दे दिया जाएगा ताकि बीच में कोई भी लीकेजेस ना हो, राइट। लीकेजेस ना हो, ताकि लीकेजेस होंगे तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। सो लीकेजेस को कम करने के लिए उसके अलावा हर स्कूल में एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेगा कि क्या स्टूडेंट्स का बॉडी मास इंडेक्स क्या है, वेट क्या है, हेमोग्लोबिन क्या है, उसके हिसाब से उनको क्या खाना देना चाहिए, राइट। उसके अलावा इस स्कीम में सोशल ऑडिट भी है। सो सोशल ऑडिट है तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस को एंगेज करेगी टू प्रमोट दिस पर्टिकुलर स्कीम एट लोकल लेवल, राइट। उसके अलावा जो भी ऑडिट वगैरह है दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय द पीपल, राइट। एंड देन वी नो दैट इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पैसे शेयर करेंगे, राइट। एंड ऑल्सो इसमें जो हमारा वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है अंडर आत्मनिर्भर भारत, तो इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको भी एनकरेज किया जाएगा इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर जो भी लोकली ग्रोन ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं दैट विल ऑल्सो बी यूज्ड इन दीज स्कूल्स, राइट। तो उससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा, इन फार्मर्स को भी फायदा होगा एंड स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बेनिफिट, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, क्लास 1 to 8 तक के स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली केसेस ऑफ नीफा वायरस हैज बीन रिपोर्टेड इन द स्टेट ऑफ केरला, विच ऑर्गेनिज्म इज बिलीव्ड टू बी द सोर्स ऑफ दिस वायरस। आपके ऑप्शंस हैं कैमल, एलिफेंट,
फ्लाइंग फॉक्स एंड टॉर्टॉइस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लाइंग फॉक्स, राइट। सो नीफा वायरस क्या है, ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस है यानी कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। So it can be transmitted from animals to humans, right? And in nature जो flying fox है, जो जिसको fruit bat भी कहते हैं, right? उसको इसका सोर्स माना जाता है। एंड ये वायरस पहली बार कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था? ये वायरस पहली बार काम्पुंग सुंगई नीफा मलेशिया के फॉरेस्ट में आइडेंटिफाई किया गया था इन ईयर 1998, राइट। उसके बाद इसी गांव के नाम पर इस वायरस का नाम पड़ा है, राइट। एंड इट इज अ जूनोटिक disease. It is a zoonotic disease. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसमिट होता है। दिस इज द फ्रूट बैट। अब इसकी यूरिन या सलाइवा या ब्लड से इन्फेक्टेड हुआ, मान लो ये डेट पाम, इसका फ्रूट जो है इसने बाइट किया, सो ये कंटेमिनेटेड फ्रूट हो गया। नाउ इफ दिस इज कंज्यूम बाय दिस पिग, सो ये पूरा आउटब्रेक हो जाएगा पिग से पिग। या फिर दिस डेट पाम सैप इट इज यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन, तो यहाँ पे ह्यूमन अफेक्टेड है एंड देन ह्यूमन टू ह्यूमन है। उसके अलावा इस पिग से भी ह्यूमंस कंटामिनेट हो सकते हैं। सो इट वर्क्स लाइक दिस, राइट। अगला क्वेश्चन है, अ ग्लोबल रोड मैप हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू डिफीट मेनिग्नेटाइटिस, राइट, मेनिग्नेटाइटिस डिजीज बाय 2030। सो ये डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये जो मेनिग्नेटाइटिस है ये बैक्टीरिया से होती है या फंगस से होती है या वायरस से होती है या एनी ऑफ द अबव, किससे होती है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले बात तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल रोड मैप प्रिपेयर किया है जिसमें कि मेनिग्नेटाइटिस को 2030 तक खत्म करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से भी आ सकता है कि 2030 तक है, 2025 तक है, 2027 तक है या फिर 2035 तक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कब तक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2030, राइट। एंड इट कैन बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ दीज, राइट। बैक्टीरिया से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, एनी ऑफ द अबव। बट ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन है वो है बैक्टीरियल मेनिग्नेटाइटिस, बैक्टीरियल मेनिग्नेटाइटिस। सो दिस यू शुड नो। सो मेनिग्नेटाइटिस क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जिसमें कि जो भी मेम्ब्रेन्स हैं विच आर कवरिंग योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सो मेम्ब्रेन्स विच आर कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। सो द डिजीज इट कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट पैथोजेंस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस, बट जो ग्लोबल बर्डन सबसे ज्यादा है दैट इज सीन फ्रॉम बैक्टीरियल मेनिग्नेटाइटिस, राइट। सो द बैक्टीरिया दैट कॉजेज मेनिग्नेटाइटिस वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि कोविड-19 वायरस है वो भी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। उसी तरीके से मेनिग्नेटाइटिस का जो बैक्टीरिया है दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। कैसे? जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, किसी ने स्नीज किया तो उससे जो ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में आती हैं एंड उन सब से दैट बिकम्स द कैरियर ऑफ द बैक्टीरिया एंड अदर पर्सन ऑल्सो गेट्स इन्फेक्टेड। सो अगर आप यहाँ पे मेनिग्नेटाइटिस देखते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है? आपको सीवियर हेडेक होगा, मसल्स में स्टिफनेस रहेगी, राइट, रैशेज हो जाएंगे आपकी बॉडी पे, राइट। उसके अलावा आपको कोल्ड हैंड, आपके हाथ ठंडे और जो आपके फीट्स हैं वो ठंडे पड़ने लगेंगे। सो इट इज़ मोस्टली कॉज्ड बाय योर बैक्टीरिया। ये सबसे ज़्यादा केसेस आपको बैक्टीरियल मेनिग्नेटाइटिस के मिलते हैं। उसके अलावा ये फंगस से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, राइट। सो दिस यू शुड बी नोइंग। अगला क्वेश्चन है, द गाम्बिया, गिनी बिसाओ एंड मॉरिशियाना एंड सेनेगल countries, they have agreed to establish a legal and institutional framework for cooperation on the Senegal-Mauritania Aquifer Basin. In which of the following areas is this basin located? So सबसे पहले तो these are all 4 African nations. ये सारे के सारे African nations हैं, गाम्बिया, गिनी, मॉरिशियाना, सेनेगल, राइट। सो आपको ये बताना है ये वेस्ट अफ्रीका से है या ईस्ट अफ्रीका से है या सेंट्रल अफ्रीका या साउथ अफ्रीका से है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट। These 4 countries they are from the West African region, right? So ये जो आपका सेनेगल, मॉरिशियाना, एक्विफर बेसिन है इन चारों कंट्रीज की, right? These 4 countries
इनकी 80% पॉपुलेशन जो है, 80% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन दिस रीजन, राइट, फॉर देयर ड्रिंकिंग वाटर नीड्स. For their drinking water needs, 80% of the populations in these 4 countries are dependent upon this Senegal Mauritania Aquifer Basin, right? So तभी यहाँ पर ये जो 4 countries हैं, इंटर कंट्रीज, ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, right, for this Aquifer Basin मैनेजमेंट, राइट. सो ये 4 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं. क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन होगा इन दिस सेनेगल मॉरिशियाना एक्विफर बेसिन, राइट. तो यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हैं, दिस इज मॉरिशियाना, राइट. उसके अलावा ये सेनेगल है, ये गाम्बिया है, एंड दिस इज गिनी बिसाउ. सो दिस इज योर मॉरिशियाना, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाउ. सो ये क्या है? दीज आर ऑल वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज. और आपको ये याद रखना है कि ये कौन से 4 कंट्रीज हैं जिनके बीच में सेनेगल मॉरिशियाना एग्रीमेंट हुआ है, एक्विफर बेसिन मैनेजमेंट. सो मॉरिशियाना, सेनेगल, गाम्बिया एंड गिनी बिसाउ. अगला क्वेश्चन है, दिस ईयर 152nd एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी was celebrated on 2 October. Whose birth anniversary is celebrated together on this day? मतलब कि महात्मा गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं. उनके साथ साथ किस और इनमें से किन की और जो है बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को पड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, दादा भाई नौरोजी या फिर विवेकानंद. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी पार्ट, लाल बहादुर शास्त्री, राइट. सो महात्मा गांधी ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, राइट. और इस साल उनकी 152nd बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई. लाल बहादुर शास्त्री वॉज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1904. कहाँ पर? मुगल सराय में. सो मुगल सराय को आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से भी जानते हैं. एंड मुगल सराय कहाँ लोकेटेड है? मुगल सराय उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, राइट. सो जब आप दिल्ली से बंगाल जाते हैं तो बीच में मुगल सराय भी पड़ता है ऑन द ईस्टर्न कॉरिडोर, राइट. एंड इसको अब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं. अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे 78th एनिवर्सरी ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट वॉज सेलिब्रेटेड? सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, ए 19th अक्टूबर, बी 20th अक्टूबर, सी 21 अक्टूबर एंड डी 27 अक्टूबर. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट. 21 अक्टूबर को जो है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी, राइट. 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी. कहाँ की थी ये स्थापना? इन्होंने सिंगापुर में की थी. सिंगापुर में की थी. किसकी मदद से? ये स्थापना उन्होंने सिंगापुर में की थी, जापान की मदद से, राइट. एंड यहाँ पर नेताजी क्या करना चाहते थे? ही वांटेड टू एक्चुअली गेट हेल्प फ्रॉम द एक्सिस पावर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था. तो यहाँ पर नेताजी एक्सिस पावर से हेल्प लेकर के ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया को इंडिया से भगाना चाहते थे, राइट. सो इसलिए इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्थापना करी. कब करी? 21 अक्टूबर 1943 को. कहाँ? सिंगापुर में, with help of Japan. अगला क्वेश्चन है, नासाज लूसी मिशन विल स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग? नासा का जो लूसी मिशन है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपके ऑप्शंस है, टॉर्जन एस्टेरॉइड जो कि जुपिटर का ऑर्बिट शेयर करते हैं उनके बारे में जानने के लिए, या फिर सन के कोर के बारे में जानने के लिए, या फिर मार्स के बारे में जानने के लिए, या फिर मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए पार्ट. टॉर्जन एस्टेरॉइड जो कि जुपिटर का ऑर्बिट शेयर करते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया था, राइट. सो टू स्टडी टॉर्जन एस्टेरॉइड्स शेयरिंग ऑर्बिट विद जुपिटर. सो अगर हम टॉर्जन्स की बात करें कि टॉर्जन्स क्या है, सो टॉर्जन्स आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स. कई सारे एस्टेरॉइड्स हैं. सो उनका एक ग्रुप है जो कि ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड, शेयरिंग द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट जुपिटर. सो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं कि दिस इज जुपिटर. ये जुपिटर का ऑर्बिट है अलोंग द सन, राइट, अराउंड द सन.
एंड दीज आर द टॉर्जेंट्स. ये ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं. दीज आर व्हाट? दीज आर ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स which are sharing. These are sharing orbit of Jupiter, right? एंड अगर हम इसमें इस इमेज में एक और चीज देखें तो ये जो वाइट वाइट से रिप्रेजेंटेड है इस डायग्राम में, ये क्या है? वाइट वाइट पोर्शन. सो दिस इज द एस्टेरॉइड बेल्ट. ये एस्टेरॉइड बेल्ट है जो कि जुपिटर और किसके बीच में मिलती है? ये जुपिटर और मार्स के बीच में मिलती है. सो यू कैन सी हियर इट इज फाउंड बिटवीन जुपिटर एंड मार्स. सो दिस इज योर एस्टेरॉइड बेल्ट एंड ये आपके टॉर्जेंस है. अगला क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू कंट्रीज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 वॉज ऑर्गेनाइज्ड. आपके ऑप्शंस है इंडो चाइना, इंडो यूएसए, इंडो यूके एंड इंडो फ्रांस. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इंडो यूएस. ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, राइट? सो इट इज पार्ट ऑफ दिस डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, राइट? इट विल बी कंडक्टेड बिटवीन 15 से 19 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट की गई थी 2021 में. कहाँ कंडक्ट की गई थी? तो ये यूएसए में कंडक्ट की गई थी. ऑल्टरनेटिवली इंडिया और यूएसए के बीच में ये कंडक्ट की जाती है. इस साल जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन अलास्का में ये समिट हुई थी, राइट? इंडियन कंटिजेंट जिसमें कि 350 पर्सनल थे फ्रॉम इन्फेंट्री बटालियन, दे डिपार्टेड फ्रॉम 14 अक्टूबर 2021, राइट? सो ये लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड डिफेंस कोऑपरेशन है, एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. एंड दिस इज द 17th एडिशन ऑफ दिस जॉइंट एक्सरसाइज, राइट? सो यहाँ पर प्रीवियस एडिशन जो है वो फरवरी 2021 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? बीकानेर, राजस्थान में हुआ था, राइट? सो एम क्या है इस एक्सरसाइज का? एम है कि हाउ वी कैन बेटर अंडरस्टैंड, बेटर कोऑपरेट बिटवीन द टू आर्मीज. उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? जॉइंट आर्म्स मैन्यूवर्स कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस में ये कैसे किया जा सकता है, राइट? कैसे टैक्टिकल लेवल एक्सरसाइजेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे से लर्न की जा सकती हैं, वो बेसिकली ब्रॉड एम या फिर ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, राइट? देन अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शंस हैं ए 15 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, सी 21 अक्टूबर एंड डी 27 अक्टूबर. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी 16 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे, राइट? 16 अक्टूबर 2021 को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? एंड यहाँ पर इस साल की जो थीम थी, कई बार थीम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इस साल की जो थीम थी वो क्या थी? आर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, अ बेटर एनवायरनमेंट एंड अ बेटर लाइफ. तो ये थीम है इस साल वर्ल्ड फूड डे की, राइट? तो थीम इस ऐसी क्यों है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दीज डेज दैट फूड प्रोडक्शन should be sufficient enough so that food security can be ensured. Better nutrition should be there, right? So that there is nutrition poverty नहीं होनी चाहिए. So better environment and a better life. So that can be ensured only when you have a better environment, you have a stable food production, you provide food nutrition to the people. So the theme was this, right? So you need to remember this. याद रखना पड़ेगा आपको ये. अगला क्वेश्चन है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF. बी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD. थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. एंड लास्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, राइट? सो ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम जॉइंटली इनिशिएट किया गया था इन सेशल्स बाय UNDP
प्लस OECD। कहाँ इनिशिएट किया गया था? ये वेस्ट इंडियन ओशन में आइलैंड है सेशल्स। कहाँ है? वेस्ट इंडियन ओशन में, राइट। सो ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था बाय UNDP एंड OECD ऑन 4 अक्टूबर 2021, राइट। और इसमें इंडिया जो है वो एक पार्टनर जुरिस्डिक्शन कंट्री है, राइट। एंड इंडिया टैक्स एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा इस प्रोग्राम के अंडर में। सो इंडिया विल प्रोवाइड भूटान टैक्स एक्सपर्टीज, राइट, ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इस प्रोग्राम का एम क्या है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको टेक्निकल नो हाउ दिया जाए, टेक्निकल नो हाउ एंड एक्सपर्टीज in international taxation, base erosion and profit shifting and all. So India will provide tax expertise to Bhutan, right? Then अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट की सेला टनल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो ये सेला टनल आपको पता होना चाहिए कि इनमें से किन राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस है मणिपुर, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा एंड डी अरुणाचल प्रदेश। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी अरुणाचल प्रदेश, राइट। सो ये डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने सेला टनल को ऑर्गेनाइज किया। ये जो सेला टनल है इट वाज मेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO, और इसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया, राइट। सो ये सेला टनल कहाँ लोकेटेड है? ये सेला टनल वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, राइट। एंड इट विल एक्चुअली कनेक्ट सेवरल पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी बूस्टअप करेगी, राइट, लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। सो उससे क्या होगा? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा रीजन का, कनेक्टिविटी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, राइट। सो ये टनल कहाँ लोकेटेड है? ये टनल करीब 13,800 फीट की ऊंचाई पे लोकेटेड है, राइट, ऑन 317 किलोमीटर लॉन्ग बलीपारा चारद्वार तवांग BCT रोड पे ये टनल लोकेटेड है। कहाँ, कितनी हाइट पे? 13,800 फीट की हाइट पे। अब ये सेला पास किसको किसको कनेक्ट करता है? इट एक्चुअली कनेक्ट्स वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश को बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट करता है, राइट। सो दिस रिड्यूसेस द ट्रैवल टाइम, जो भी वहाँ ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है उसको कम करेगा, और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू वेयर? ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग, which is a border area, right, and also a contested area between India and China. So you can see in this diagram, ये जो है आपकी सेला पास है या सेला टनल है, it will actually connect your तवांग with ईस्ट कामेंग एंड वेस्ट कामेंग विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, राइट। तो ये करीब ट्रैवल टाइम 1 घंटे तक कम कर देगी, आपको ऑल वेदर एक्सेस प्रोवाइड करेगी, राइट। देन ईयर राउंड एक्सेस टू तवांग, उसके अलावा क्रिटिकल फॉर आर्मी मूवमेंट, सो इट इज नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी पर्पस एट द बॉर्डर्स। ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, राइट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफेंस कंपनीज ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वर डेडिकेटेड टू द नेशन एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन द ओकेजन ऑफ विजयदशमी इन न्यू दिल्ली ऑन 15 अक्टूबर 2021। सो यहाँ पे कह रहा है कि विजयदशमी को 2021 15 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को नेशन को डेडिकेट किया है, राइट। तो यहाँ आपके ऑप्शन है A5, B6, C7 एंड D9। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है C7, राइट। 7 नई डिफेंस कंपनीज जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, दे वर डेडिकेटेड टू द नेशन, राइट। तो ये 7 डिफेंस कंपनीज के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना हम याद नहीं रख सकते, राइट। बट ये सारी कंपनियों ने बिजनेस स्टार्ट किया है फ्रॉम अक्टूबर 21, राइट, फ्रॉम अक्टूबर 1, 2021। सो ये आपको याद होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने अपना काम चालू किया है एंड 15 अक्टूबर विजयदशमी के दिन यहाँ पर इनको डेडिकेट किया गया टू द नेशन बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री, राइट। इनके नाम क्या है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो हम इसको नहीं ध्यान रखेंगे,
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस डिपार्टमेंट ने, विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट वन हेल्थ एड एसोसिएशन? आपके ऑप्शंस है, ए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो कोविड-19 के बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये पहला कंट्री का वन हेल्थ सपोर्ट एसोसिएशन खोला है, राइट। डॉक्टर रेणु स्वरूप जो कि सेक्रेटरी हैं डीबीटी की, इन्होंने ये लॉन्च किया है वन हेल्थ प्रोजेक्ट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पर वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बता दूं कि वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट इज मोर ऑफ अ collaborative multi-sectoral transdisciplinary अप्रोच है ये, राइट। सो यहाँ पे कई सारे सेक्टर्स आपस में कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, मल्टी सेक्टोरल है, अक्रॉस डिसिप्लिन्स, राइट, एट डिफरेंट लेवल्स, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, राइट, ग्लोबल लेवल पे, ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड। व्हाई? बिकॉज आज के समय में हम देखते हैं कि देयर आर सेवरल जूनोटिक डिसीजेस जिनका ह्यूमन से एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती हैं, राइट। इन्वायरमेंट में वी आर सीइंग दैट क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से सेवरल वायरसेस आर कमिंग, सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, राइट। सो आवर अप्रोच टू डील विद दीज थिंग्स, दीज न्यू डिजीजेस have to be interconnected, have to be multidisciplinary, have to be transdisciplinary, multi-sectoral and collaborative, right? So here we have to establish, हमें establish करने हैं interconnections between people, interconnections between people, animal and their environment. सो ये हमारा वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, राइट, टू डील विथ द हेल्थ होलिस्टिकली, राइट। सो यहाँ पर ये प्रोग्राम क्या एनविजेज करेगा कि हम मॉनिटर करें सेवरल बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, राइट, ऑल्सो इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। और उसके अलावा जो भी एडिशनल मेथड्स है इन डायग्नोजिंग दीज डिसीजेस, राइट, सो दैट दे कैन बी डेल्ट एट द अर्लियर स्टेज। इनका प्रेवलेंस को, जो भी इमर्जिंग डिजीज है उनके प्रेवलेंस को समझने के लिए ये पर्टिकुलरली एसोसिएशन लॉन्च किया गया है बाय डीबीटी। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज नोटिफाइड द कंस्टिट्यूशन ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड विद न्यू रूल्स ऑन 3 सितंबर 2021। इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, राइट। सो इसका हेड ऑफिस आपके ऑप्शन है, ए एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, बी हैदराबाद, सी चेन्नई एंड डी जयपुर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए एनसीआर। एनसीआर में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTH ने नोटिफाई किया है कंस्टिट्यूशन ऑफ रोड सेफ्टी बोर्ड विद न्यू रूल्स ऑन 3 सितंबर 2021 एंड दीज रूल्स जो हैं दे प्रोवाइड कि जो भी कॉम्पोजिशन होगा बोर्ड का, कितने सदस्य होंगे, चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनको सेलेक्ट करने की का प्रोसेस क्या होना चाहिए, कितने टाइम के लिए उनको अपॉइंट करना है, उनका रेजिग्नेशन कैसे होगा, रिमूवल कैसे होगा, क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं बोर्ड की, कितने टाइम में मीटिंग होनी है, दैट ऑल, उस सब के बारे में, इन रूल्स के बारे में बात की गई है, राइट। इसमें से जो चेयरमैन होगा दैट विल बी अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड, राइट, जिनके और जो नंबर्स हैं, सदस्य हैं, दे विल नॉट बी लेस देन 3 एंड मैक्सिमम 7 सदस्य हो सकते हैं, जिनको अपॉइंट कौन करेगा? जिनको अपॉइंट करेगी केंद्र सरकार। सो ये चीज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर एनसीआर में होगा, राइट। देन अगला क्वेश्चन है, हु वाज अनाउंस्ड by the Swedish Academy to present Nobel Prize in Literature for the year 2021. So Nobel Prize Literature में 2021 में किसको मिला है? आपके ऑप्शंस है अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह, बेंजामिन लिस्ट, सी डेविड मैकमिलन एंड डी लुइस ग्लक। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह, ए पार्ट, राइट। सो ये जो नोबेल प्राइज है सिंस 1901 इट इज गिवन
एनुअली, राइट, इट इज गिवन एनुअली बाय द स्वीडिश एकेडमी, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए किसको मिला है इस साल, ये तंजानिया के हैं, तंजानियन नॉवेलिस्ट अब्दुल रज्जाक गुरनाह, राइट। ही हैज रिटन अबाउट कि कोलोनिज्म का क्या इफेक्ट रहा है, राइट, रेफ्यूजीज का क्या फेट है इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। सो इन्होंने इन सब पर इनकी राइटिंग्स है। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि CHCDS स्कीम किस मिनिस्ट्री की है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की। क्या ये स्कीम अभी लॉन्च की गई है? नहीं, ये स्कीम अभी नहीं लॉन्च की गई है, ये पुरानी स्कीम है, राइट, जिसको कंटिन्यू किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा, विद अ टोटल outlay of 160 crores. So how long will this particular scheme continue? आपके ऑप्शंस हैं, ए मार्च 2025, बी अप्रैल 2026, सी मार्च 2026 एंड डी अप्रैल 2030। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मार्च 2026 तक ये पर्टिकुलर स्कीम चलेगी। और यहाँ पर इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि किसकी नीड को एड्रेस करे, राइट, जो किसकी नीड को एड्रेस करे? जो भी लोकल आर्टिसंस हैं, लोकल आर्टिसंस, उनकी जो बिजनेस नीड्स है, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, उसको एड्रेस करे ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जो लोकल आर्टिसंस है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, ताकि क्या हो, अगर ये एनकरेज होंगी थ्रू गुड इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, राइट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो इस स्कीम के अंडर में क्या किया जाएगा? इस स्कीम के अंडर में एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जाएगी टू पीपल, टेक्नोलॉजी शेयर किया जाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट वगैरह। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके साथ साथ लोगों को, जो आर्टिसंस हैं, उनको मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना प्रोडक्ट आसानी से बेच सके, राइट। एंड ऑल्सो इसमें जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आप बनाएं, सो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज किया जाएगा। जैसे कि अगर आप देखो को एक क्रीम आती है, सो डे क्रीम अलग आती है, नाइट क्रीम अलग आती है, सनस्क्रीन अलग आती है, सो क्या है तो क्रीम ही, बट डाइवर्सिफाइड फॉर्म में आती है, राइट। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट का डाइवर्सिफाई करना, उसको भी एनकरेज करेगी अंडर कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आउटले कितना है, 160 करोड़ है। ये स्कीम कब तक कंटिन्यू करेगी? मार्च 2026 तक करेगी। एंड इस स्कीम के अंडर में जो भी आर्टिसंस हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, मार्केट एक्सेस, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, इट वाज टेस्ट फायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? आपके ऑप्शंस हैं, ए अमेरिका, बी रशिया, सी चाइना एंड डी इंडिया। सो ये जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है ये रशिया ने लॉन्च की है, सो इसका ऑप्शन रहेगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 was released by US based organization World Justice Project. Which country has got the top position in this? So यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ये निकालता कौन है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इट इज रिलीज्ड बाय यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन द जस्टिस, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये रिलीज करती है, राइट। इसके हिसाब से कौन है टॉप पे? आपके ऑप्शंस है, ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी डेनमार्क एंड डी फिनलैंड। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी डेनमार्क, राइट। इन दिस इंडेक्स डेनमार्क का स्कोर 0.90 है, विच लेड टू इट्स टॉप पोजिशन। उसके बाद नॉर्वे आता है, राइट, फिर फिनलैंड आता है थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे स्वीडन, फिफ्थ नंबर पे जर्मनी। वेनेजुएला इसमें लास्ट आता है, वेनेजुएला इज ऑन द लास्ट, 139 रैंक है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का स्कोर 0.50 है और इंडिया की रैंक 79th है, राइट। देन अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे
कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए 7 अक्टूबर, बी 8 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर एंड डी 10 अक्टूबर। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, राइट। एंड इस साल की टैगलाइन क्या है? मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। नाउ वी नो दैट आफ्टर कोविड-19 देयर इज मच स्ट्रेस, काफ़ी स्ट्रेस लिया जा रहा है, काफ़ी स्ट्रेस फोकस किया जा रहा है मेंटल हेल्थ पे, राइट। सो इस साल की थीम क्या थी? मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। ये दिन किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये WHO सेलिब्रेट नहीं कर मतलब WHO इसको मार्क नहीं करती है। ये मनाया जाता है बाय वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। इसकी स्थापना भी 1948 में की गई थी, राइट। सो दिस यू शुड बी नोइंग। So this was it for this particular lecture.